चलो नेक्स्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2026। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, आगे लिखा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इंडिकेट कर रहा है कि पहले से भी कोई एक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो कि क्या क्या चीजें अपडेट करी गई हैं, एंड नंबर 2 जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम है, किन एंटरप्राइज को हम बोलेंगे ये माइक्रो कैटेगरी में है, किनको बोलेंगे ये स्मॉल में है, किनको बोलेंगे मीडियम में है। 2025 की ही क्लासिफिकेशन को अभी के लिए फॉलो करा जा रहा है, जो कि इस बिल में भी मेंशन करा गया था कि हम 25 की ही क्लासिफिकेशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जो कि फॉलो करी जा रही है। सबसे पहले आती है कैटेगरी। कैटेगरी में आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये तो हमें एमएसएमई से ही पता लग रहा है। ये 2 बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करा जाता है। नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 2 इज टर्नओवर, कि अगर किसी भी एंटरप्राइज के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 2 पॉइंट या 2.5 करोड़ रुपए या उससे कम बराबर, या तो 2.5 करोड़ रुपए या इससे थोड़े कम पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है, और टर्नओवर कितना वो जनरेट करेगा, लगभग 10 करोड़ रुपीस का या उससे कम का, तो उसे हम किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे, माइक्रो के अंदर। तो 2.5 करोड़ से 10 करोड़, ऐसे याद कर लो इसको, 2.5 करोड़ से कम या उसके बराबर जितनी इन्वेस्टमेंट अगर करी है, एंड टर्नओवर कितना निकल के आया है, 10 करोड़ या उससे कम का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कैटेगरी में। अब ये मत सोचना कि हो सकता है 2.5 करोड़ की जगह पे वो 3 करोड़ लगा रहा है एंड 10 करोड़ का ही टर्नओवर लेके आ रहा है, तो क्या उसको स्मॉल में डालेंगे? नहीं, वहां पे सारी चीजें देखी जाएंगी कि क्या इसके अंदर कैपेसिटी है कि इसको हम स्मॉल बोलेंगे कल को तो ये सेम ही टर्नओवर लेके आएगा, तो मल्टीपल चीजें देखी जाती है। एंड 2.5 के हिसाब से 10 करोड़ अज्यूम करा जाता है कि इतना तो कर ही लेंगे ये टर्नओवर, इससे कम ही रहता है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। अब जिसका टर्नओवर बढ़ेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी, तो फिर वो भी देखी जाएंगी कि इसको स्मॉल में डालना है या नहीं। तो अभी के लिए क्लासिफिकेशन जो थ्योरेटिकल लेवल पे आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है क्लासिफिकेशन की तो वो करंट में अपडेट हो जाती है आपकी। तो अभी के लिए 2.5 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट एंड 10 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज। एंड स्मॉल बोल रहे हैं, अब बोला 25 करोड़ या उससे कम, तो कम कितना होगा, 2.5 करोड़ से ज्यादा। ऊपर वाली कैटेगरी तो याद रखनी पड़ेगी आपको, वैसे इजी है ये याद रखना। ऊपर 2.5 है, फिर 2 पॉइंट को हटा दो, 25 बचा, फिर उसके आगे 1 लगा दो, 125 बन गया, तो ये तो इनका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पे लिखा है 125 करोड़ या उससे कम का, तो मतलब 25 करोड़ यहाँ तक आ चुका था, तो 26, 27 वो सारा इसके अंदर कैटेगराइज करा जाएगा। एंड टर्नओवर यहाँ पे 10 था, यहाँ 100 हुआ, आगे 500 आ जाएगा, बस इतना याद है, 10, 100 एंड 500, ये टर्नओवर इनके बता दिए गए। शफलिंग हो सकती है, पर जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपका टर्नओवर भी तो बढ़ता चलेगा। फिर वो सरकारें देखेंगी अपने हिसाब से, जो मिनिस्ट्रीज बैठी हुई हैं वो चेक करेंगी कि इनको किस कैटेगरी के अंदर रखना है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जो कि अभी तक चल रही है। पहले तो एमएसएमई आपने देख लिया, अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो इसको पास कर दिया गया एंड 2006 के ही अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करी गई हैं। सबसे पहले तो मेन फोकस किन किन चीजों पे करा 2026 में। अब अगर आप नोटिस करें एमएसएमई कौन सा सेक्टर इंडिकेट कर रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंडरी आपको दिखेगा, मतलब मेन फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। प्राइमरी होता तब तो एग्रीकल्चर आ गया, जो चीजें अपने को मिलेंगी फ्रॉम नेचर। एंड दूसरा बोल रहे हैं सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, प्रोसेसिंग आ गई, ये सब कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी के अंदर। देन आएगा थर्ड वाला, दैट इज टर्शरी, सर्विसेज आ गई। फिर आएगा क्वार्टनरी, इसमें व्हाइट कॉलर जॉब्स भी आ जाएंगी। एंड जैसे डॉक्टर है, किसी ने एमडी कर ली तो उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड है। एक ओपीडी में बैठे हुए हैं, एक एमडी है, एमडी के पास कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होगी। स्पेशलाइज स्टडीज जो होती हैं वो किसमें आ जाती हैं, क्वार्टनरी के अंदर। एक क्वीनरी भी आता है, क्वीनरी में ना डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है, मतलब जिस पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो क्वीनरी सर्विसेज में आता है, दैट इज 5th वाले में। तो ये जो क्वार्टनरी एंड
क्वीनरी वाली कैटेगरी है, ये व्हाइट कॉलर जॉब्स बनाता है, मतलब जो सारे आप देखते हो टॉप लेवल होते हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड होती है। बट व्हेन इट कम्स टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सेकेंडरी वाले में आया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपको याद होगा सप्तधारा आ गया ना, वो भी जोड़ना है अब आपको। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखोगे, वर्किंग कैपिटल। अब कई बार क्या होता है ना, किसी बड़ी कंपनी ने बोला कि हमारे लिए ना कि इक्विपमेंट्स बनाने हैं, आपने रॉ मटेरियल, बहुत एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, ट्रैक्टर्स है। पहले इसका एसेंस समझना, ये ट्रैक्टर्स हैं। कोई कंपनी लगेगी, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने किसी एमएसएमई को, एमएसएमई जब मैं बोल रही हूँ कोई भी कैटेगरी हो सकती है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम, किसी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एमएसएमई को बोला कि आप हमारे लिए एक काम करो, 500 ट्रैक्टर्स बना दो, कि हमें लॉजिस्टिक का बड़ा काम पड़ेगा, चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करनी पड़ेंगी। इस कंपनी ने खरीद तो लिया, ऑर्डर सेट भी कर दिया, लेट से इनको पे करने थे अब यहाँ पर 500 करोड़ रुपए इन ट्रैक्टर्स के बदले। अज्यूम करते चलना इस सिचुएशन को, ट्रैक्टर किसने बनाया, एमएसएमई ने, एंड खरीदना किसने था, ये जो भी कंपनी थी XYZ। अब हुआ क्या, इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, जो चीजें बनाई थी वो इन्होंने बोला कि हम दे देंगे, पर कंपनी ने बोला, जिसने परचेज करना था, जो बायर थी, कि हुआ क्या है, हम थोड़े घाटे में चल रहे हैं अभी, और आपकी पेमेंट हम नहीं कर सकते 500 करोड़ की। पर एमएसएमई, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपके पैसे हम देंगे, पर अभी 2-3 महीने लग जाएंगे उस पैसे को देने में। एमएसएमई बोले, मेरे को 2-3 महीने के बाद थोड़ी है पैसे की जरूरत, मैंने तो इतना बड़ा टेंडर रेडी करा, आपके जो जितने भी ये ट्रैक्टर थे, 500 ट्रैक्टर थे, उनको बना के रेडी करा, अब आप बोल रहे हो कि 2-3 महीने के बाद हम आपके पैसे दे देंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल थी वो इम्पैक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी जानी थी लोगों की, लेबर थी, लेबर कॉस्ट भी थी, उनको भी पैसा जाना था, ऊपर से इतने सारे रिसोर्सेज लगे थे, कैपिटल लगी हुई थी, तो ये तो घाटे में चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें तो आज ही चाहिए पैसा, तो उसी के लिए कुछ चीजें अपडेट करी हैं, कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो दोनों के बिहाफ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर दिए गए इस एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर। क्या क्या अमेंडमेंट्स करी हैं, तो पहले ध्यान से सुनना। एक आपने देखी, प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि पैसा तो आज ही चाहिए, पर ये बोल रहे हैं 2 महीने के बाद ही कर पाएंगे, अभी है ही नहीं तो कहां से लाके दें, एंड ऑलरेडी हमें जो पुराने वाला डेट है वो भी वापस करना है, तो अभी नया लोन भी नहीं मिलने वाला कि हम आपकी पेमेंट वापस कर सके। तो एक तो वर्किंग कैपिटल, ये जो इशू इमर्ज होता है, इसको रिड्यूस करना है। नंबर 2, टाइमली पेमेंट्स होनी चाहिए। अब ये भी तो हो सकता है, ये केस फाइल करेंगे कि ये कंपनी जो है पैसा नहीं दे रही अपनी, और हम चाहते हैं कि पैसा हमें एट दी स्पॉट मिले, तो सरकार ने उसके लिए भी कुछ चीज ऐड करी, और ऐड इस तरीके से करी कि हो सकता है इनको टाइम दिया गया कि चल ठीक है, 1 महीने के अंदर तुम पैसा वापस कर देना। क्या पता 1 महीने के बाद ये फिर से बोले अभी भी नहीं हो पाया, और ट्रैक्टर यूज करने भी शुरू कर दिए 2 महीने 3 महीने, ऐसे तो पेनल्टी पड़ती रह जाएगी, मतलब वो जो केस है वो आगे 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 पास ऑन करता जाएगा, जैसे तारीख पे तारीख आप बोलते हो। तो उस चीज को भी रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने थोड़े से चेंजेस इसमें करे हैं। देन डिस्प्यूट तो आया, एक ने बना के दे दिया तुम्हें टाइम से, जिस दिन तुमने मांगा था उसी टाइम पर दे दिया, ये मना कर रहे हैं पेमेंट नहीं दे सकते, डिस्प्यूट तो इमर्ज करा, तो उसको लेके फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी ऐड करा। एंड ईज ऑफ कंप्लाइंस, कंप्लाइंस क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तरह की कोऑपरेशन आपको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, तो वो तो होती है, हर एक्ट आप लेके आते हो तो मेन फोकस कंप्लाइंस पर भी रहती है। तो सबसे पहले एमएसएमई इंगेज रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, एंड कुछ सर्विसेज भी आएंगी, बाद में आएंगी, जब आप उसको कैरी करके दूसरी लोकेशन पे भी पहुंचाओगे, तो ट्रक ने तो क्या ही प्रोवाइड करी, सर्विस प्रोवाइड करी। एंड दूसरी, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को क्लासिफाई कर सकते हैं, 2.5, 25 एंड 1 to 5, टर्नओवर 10, 100 एंड 500, बस ये याद रखना है। लेस देन और इक्वल टू, 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 ठीक है, ये लगाते रहना है, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये हो गया बेसिक सा क्लासिफिकेशन डन। अब आते हैं की प्रोविजन के ऊपर कि क्या क्या चीजें ऐड करी गई। नाउ सबसे पहले नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब देखो पहले जो वर्क हुआ करता था दैट वाज मैनुअल, पहले मैनुअल होता था। इवन स्टॉक मार्केट भी, वो जो लेजर होते थे वो आपको वहीं मुंबई में जाना पड़ता था, भीड़ भड़ाका होता था, पूरी ओवर क्राउडिंग। आज के टाइम पे तो सारे अपने लैपटॉप के ऊपर से कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन हो चुकी हैं चीजें। तो पहला तो बोला नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, एंड कंप्लेंट भी जब फाइल करी जाए वो डिजिटली अपलोड हो जाए। ऐसा नहीं कि आप दौड़े हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, आपका वकील आ रहा है, कभी आप आ रहे हो, वो इश्यूज ना आए। अब देखना यहाँ पर एक टर्म लिखी है, मैंडेटरी ट्रेड्स फॉर सीपीएसई। अब वो जो पीछे मैंने कंपनी लिखी थी जो परचेज कर रही थी, सीपीएसई भी तो हो सकती है, सेंट्रल
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब जो सेंटर के कंट्रोल में है, जो कंपनीज किसके कंट्रोल में आ गई, पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में। अब यहाँ पे लिखा ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ये जो ट्रेड है ना, इसको ऐसे अज्यूम करो कोई एप्लीकेशन दिख रही है आपको फोन के ऊपर, मतलब ये डिजिटल मार्केट प्लेस है। डिजिटल मार्केट प्लेस कैसी है, ध्यान से सुनना इसको। अब ये यही वाला कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको। ट्रेड्स क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तरफ कौन था, एमएसएमई। अब यहाँ पे सेंटर में खुद का एग्जाम्पल दे दिया कि हमारे अंडर जो कंपनी आ रही है, क्योंकि ज्यादातर डिले कौन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज्यादा डिले होते हैं, तो उन्होंने बोला एक तरफ सीपीएससी आ गया। अब यहाँ पे वो ट्रैक्टर थे 500 रेडी हो चुके थे, इन्होंने बोला था कि हमें, आज क्या डेट है, हाँ 26 है, पर हम 25 ले लेते हैं, मतलब पिछले दिन सप्लाई हो चुकी थी इनको, वो जो ट्रैक्टर्स थे वो सारे इनको सप्लाई कर दिए गए थे, और पेमेंट बोली गई थी कि आज करनी है 26 अगस्त को। अब ये मना कर रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं 1 महीना 2 महीना लग सकता है अभी अपने को, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। पर हाँ, जब इन्होंने अपना बजट बनाया तो इन्होंने देखा कि जब मैं ये पैसा, 500 ट्रैक्टर थे, 500 करोड़ रुपया, ऐसे अज्यूम करके चलना भी के लिए, मैंने कैलकुलेट नहीं करा इनको, 500 करोड़ रुपया देना था, पर इनको लग रहा था कि अगर मैं ये पेमेंट करता हूँ ना तो मेरी अपनी मशीनरी खराब हो जाएगी सारी, बिना ये सोचे कि इनकी मशीनरी तो नहीं खराब हो रही। इन्होंने मतलब खुद का सोचा। तो ऐसा नहीं होता कि पैसा है ही नहीं जेब में, पैसा होता है, पर उतना नहीं है कि अभी इस टाइम पर इतनी बड़ी बल्क में पेमेंट हम कर सके। पहली कंडीशन ये हुई। तो 26 को करनी थी, पर ये बोल रहे हैं कि इस वाली 26 को नहीं, अक्टूबर की 26 को कर देंगे। एमई बोल रहा है कि मेरे को तो अभी चाहिए पैसे, तो उसी में आता है रोल किसका, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम का। ट्रेड्स क्या बोलता है, एमएसएमई क्या कर सकता है, क्योंकि इसको तो पैसा आज ही चाहिए था, वो 500 करोड़। मान लो ये 500 करोड़ आना था किसकी साइड से, सीपीएससी की तरफ से, जो जिन्होंने परचेजिंग करी थी ट्रैक्टर्स की। ट्रेड क्या बोलता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा यहाँ पर, पहली चीज, डिस्काउंट वैसे भी नहीं मिलता। अब पढ़ी चुके हो सी सेट के अंदर, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर होता है, तभी तो ऐसे थोड़ी है कंपनीज बेवकूफ की आपको 500 की चीज 200 में पकड़ा देंगी, कुछ ना कुछ तो उनका बेनिफिट हो ही रहा होता है बैकएंड पर। तो अब ये क्या करती है, ये है एक डिजिटल मार्केट प्लेस। पहली टर्म तो यही लिख लो अपने पास, डिजिटल मार्केट प्लेस। अब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे एमएसएमई को कि तुमको अगर पैसा उठाना है ना तो अपना अनपेड इनवॉइस दिखाओ। अनपेड इनवॉइस जो पे किसने करना था, सीपीएससी ने करना था। तो ये क्या करेंगे, अनपेड इनवॉइस किसको दिखाएंगे, ट्रेड्स को। तो इससे क्या होगा, ट्रेड के पास आ गई श्योरिटी। ट्रेड को कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई। अब देखो ध्यान से, ये अनपेड इनवॉइस को रिप्रेजेंट करेंगे कि पैसा 26 को आना था पर आ नहीं पाया, पर मेरे को पैसा आज ही चाहिए, कि मैंने क्या करना है, 2 महीने के बाद मेरा दिवाली है निकल गया, मैंने करना क्या है फिर उसके बाद, मैं तो खाली हो गया। तो ये क्या करेंगे, अनपेड इनवॉइस दिखाएंगे, कितने का था, 500 करोड़ रुपए का, जो किसने देना था, सीपीएससी ने, पर वो दे नहीं पाए। अब ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ठीक है 2 महीने के बाद तो पेमेंट आनी है, तो उस टाइम पर ये क्या करेंगे, हमारा पैसा वापस कर देंगे। तो ये ट्रेड्स क्या करेगा, 500 करोड़ की जगह पे बोलेगा चल 495 करोड़ उठा ले। ऐसा तो चाहिए भी कि इस पर्पज से था, लेबर को देना था, जो लेबर थे अगले प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना था, तो तभी लिखा डिस्काउंटिंग सिस्टम, थोड़ा सा पैसा कम होएगा जितना अनपेड अमाउंट दिखाया जाएगा। इनको तो पैसा मिल गया, अब वो जो डिस्प्यूट इमर्ज हो सकता था वो भी रिड्यूस हो गया यहाँ से। अब बार बार थोड़ी करेंगे इनको कॉल, अब डिसाइड हो चुकी है डेट, दैट इज 26 अक्टूबर, उस दिन आपने हमारी पेमेंट करनी है। अभी एमएसएमई ने भी क्या करा, ट्रेड में से पैसा उठा लिया, यहाँ से इन्होंने पैसा उठा लिया हुआ है। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल होगी, ये कर ले अरेंज। अब इनके पास भी टाइम आ गया कि आप कर लेना अक्टूबर मंथ तक ही अचीव। पहले तो बताओ ये ट्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पर पता, तो मतलब यहाँ पे आपको जो प्रोक्योरमेंट इनवॉइसेस होते थे जिन्होंने खरीदना था, वो जो अनपेड इनवॉइसेस थे वो दिखाने पड़ते हैं। सो दिस इज डिजिटल मार्केट प्लेस। टाइमली पेमेंट, और दूसरा एंश्योर क्या होगी यहाँ पे, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब एमएसएमई को क्या हुआ, पैसा मिल गया, यही देंगे। अभी इनकी पेमेंट भी तो आनी है, इन्होंने पेमेंट भी तो करनी है ना, अभी वो पेंडिंग है। ये वही इनवॉइस लिए ही क्यों था कि आनी है भाई पेमेंट, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन ये जो सीपीएससी है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है वो दे नहीं पाई अभी पैसा, तो पैसा तो आना ही है, यहीं से ये रिकवर होएगा। तभी तो उतना ही पैसा दिया 495, थोड़ा सा लमसम रखा हुआ है। देखो रिस्क तो हर जगह पे होता है, जरूरी नहीं है पैसा हो पाए वापस, दिवालिया भी निकलता है, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। पर ये काम चल रहा है, मशीनरी चले जा रही है, तो देर इज श्योरिटी कि अनपेड इनवॉइस तो दिखा दिए, मतलब पैसा तो आएगा इनके पास, तो उस टाइम पर ये वापस कर देंगे। तब तक ये कुछ और टेंडर पे फोकस कर लेंगे, कोई और चीज मैन्युफैक्चर कर लेंगे एक तरह से। यस बिल्कुल, अगली डेट दे सकता है, तो उसी के लिए तो बोला कि रिड्रेसल मैकेनिज्म भी ऐड कर दिया है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 26 अक्टूबर बोल दिया था, अब बोले नहीं 26 दिसंबर, डिले आ रहा है इसमें। अब डिले नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़े से और प्रोविजन देखने पड़ेंगे। ट्रेड्स इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहां तक डन।
अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, ये तो हो गया कि पहले कि इनको लॉस नहीं आना चाहिए, तो इनके लिए पैसे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो इन्होंने अनपेड इनवॉइस दिखाया, इनके पास पैसा आ चुका था। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, जैसे इन्होंने बोला कि सरकार फिर से मना कर दे, तो उसके लिए भी प्रोविजन ऐड करना जरूरी था, क्योंकि ऐसा तो नहीं चलेगा कि तुम डिले ही करे जा रहे हो, डिले ही करे जा रहे हो। तो सबसे पहले फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट तो वैसे ही आ गया है, सोचो तुम्हारा पैसा है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट कैसे इमर्ज होता है, तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो, तुमने बोला हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, अब तुम नहीं कर रहे हो, गुस्सा तो आएगा ना सामने वाले को। हर कोई अपने पेट के लिए काम कर रहा है, फ्री में करेगा खुद बिक जाएगा, सामने वाले को सरकारी अफसर लगा देगा, ये थोड़ी है पॉसिबिलिटी। तो डिस्प्यूट तो वहीं से आने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी जो रिजेक्शन मिलनी शुरू होती है वहीं से आते हैं। एक्सेप्ट जब एक्सेप्टेंस होती है वो क्या मेंटेन करता है, हार्मनी को, वहां पर हार्मनी दिखेगी, पर जहां पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिसाइज करने वाले आएंगे या रिजेक्शन वाले आएंगे, जो कि डील साइन हुई थी, उससे क्या इमर्ज होते हैं डिस्प्यूट। अब बोला डिस्प्यूट तो आएगा ही आएगा, पर उसको हमने क्या करना है, जल्दी से रिड्रेस भी करना है। तो पहले तो बोला कि ऑनलाइन मीडिएशन होगी, आर्बिट्रेशन कर देंगे ऑनलाइन ही, ऑडियो वीडियो एंड डिजिटल टूल्स का यूज करेंगे, उसी पे ट्राई करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, और बीच में कौन बैठा होगा, मीडिएटर, वो रिजॉल्व करवाने की ट्राई करेगा, न्यूट्रल होगा ये, और दोनों पार्टीज की बात सुनेगा, किसकी कितनी किलो गलती है वो डिसाइड करेगा, कितना टाइम दिया जा सकता है बायर को, ठीक है, ये डिसाइड होगा। यहाँ पर वीडियो कॉल लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक युपेंद्र है, एक ये आदित्य है, एक ईरा बैठी हुई है। ईरा मीडिएटर है, इसने पहने भी कपड़े आज वैसे ही है कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, तो इसको मीडिएटर बना देते हैं। आदित्य था सेलर, युपेंद्र था बायर। अब नहीं सुन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की, दोनों ने मुंह मोड़ लिया, हम नहीं बात करते, फिर मीडिएटर आएगा बीच में, क्योंकि हर एक कंपनी का एक लॉ डिपार्टमेंट भी होता है छोटा सा, जिसको आप अटॉर्नी टर्म भी दे देते हो, कई बार फॉर्म्स के साथ भी जुड़े होते हैं कि कल को कोई डिस्प्यूट आएगा ये देखेंगे, वहां पे थोड़ी ओनर बैठेंगे, उनकी टीम्स आएंगी प्रॉपर। तो जब टीम बैठी हुई है, एक तरफ युपेंद्र एक तरफ आदित्य, ये दोनों की बात सुनेगी कि बायर क्या बोल रहा है, सेलर क्या बोल रहा है, फिर ये मीडिएशन करेगी कि मैं टाइम देती हूँ इतना सेलर को और इतना टाइम बायर को सजेशन, सॉरी सेलर को सजेशन दे देगी कि ट्रेड्स पर से क्या करे, अपना अनपेड इनवॉइस है उसको शो कर दे और आपका पैसा आ जाएगा। पर बात लंबी खींचती गई, लंबी कैसे खींचती गई, 26 अक्टूबर की जगह पे हो गया 26 दिसंबर, अब तो डिले हो रहे हैं, और एक टाइम पे वो जो 500 करोड़ की अभी वैल्यू है वो आने वाले टाइम में घटती भी चलती है। जैसे आप बोलते हो बैंक में एफडी बनवा दी, एफडी से ऐसा थोड़ी होता, तुम्हें वो जो 10% या 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 7% कंसीडर कर लेते हैं कि अगले 1.5 साल में मिल जाएगा, तो उस टाइम पे वो जो पैसा आपका आज था 40,000, वो उस टाइम पर उतना ही है अभी भी, वो दिखा दिया गया आपको, इन्फ्लेशन भी तो हुई, आपका जो पैसा था जेब में से ज्यादा भी तो लगता गया, तो उतनी होती है वो वैल्यू। तो बोला गया कि डिले नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2, मीडिएशन कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर चलेगी। आर्बिट्रेशन, अब देखो पहले लिखा है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन आ गया, पहले क्या होगा, सजेशंस होंगे, न्यूट्रल बॉडी है वो बताई जा रही है। आर्बिट्रेशन जब आ गया तो डिसीजन फॉलो करने पड़ेंगे आपको, 90 डेज आफ्टर प्लीडिंग, की बार बार कंप्लेंट आए जा रही है, कुछ नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो वहां पे आर्बिट्रेटर आएगा। अब इसके बाद जो आर्बिट्रेशन होगी, जैसे ही मीडिएशन खत्म हुई, विद इन 30 डेज उसके बाद शुरू हो जाएगा आर्बिट्रेशन का पीरियड, मतलब ये टोटल पीरियड है 90 डेज का। शुरू के 30 दिन मीडिएशन होगी, न्यूट्रल बॉडी आएगी, पर सजेशन देगी वो, जैसे कि मैंने बोला इरा सजेशन देगी, दोनों को फॉलो करना ना करना दोनों पार्टीज की चॉइस है। आर्बिट्रेशन इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्यूट लंबा खींचता जा रहा है, तो उसके बाद क्या शुरू होती है, आर्बिट्रेशन। एंड उसके बाद स्ट्रॉन्गर एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनेंगी। काउंसिल इंडिकेट कर रहा है एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, वहां पे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, जहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैन पावर होगी, एक तरह से फॉर्म होगी जो रिजॉल्व करने की ट्राई करेगी। अभी भी ध्यान से सुनना, आगे आगे और चीजें इन्वॉल्व हो रही है। अब 26 अक्टूबर की जगह पे बन चुका था 26 दिसंबर, ये तो दिक्कत वाली बात है। अब क्या होगा, पहले आपको चांस दिया गया, चांस की इन्होंने तो अनपेड इनवॉइस में से उठा लिया पैसा, पर पैसा देना तो जरूरी था, ऐसा थोड़ी होएगा तुम्हारी कंपनी चलती रहे और तुम पैसा ही नहीं दे रहे हो। अब बोला गया कि अगर दोबारा से प्लीड पड़ रही है कि हम फिर से पैसा नहीं दे सकते, तो उसमें बोला गया कि जितना भी पैसा आपने देना था इनको, दैट इज सेलर को जिसने आपको ट्रैक्टर दिए हुए थे, उसका कुछ लमसम 75% ऑफ डिपॉजिट आपको सबमिट अब करना पड़ेगा। 75%, तो 500 करोड़ का 75% निकाल लो, वो आपको अब रखना पड़ेगा बीच में, कि अगर मैं अगली बार भी पे नहीं कर पाया तो ये तो चला गया किसके पास, जो सेलर था। तो 75% का यहाँ पर अवॉर्डेड अमाउंट रख दिया गया है, ताकि वो जो बायर और सेलर है उनके बीच में सेटलमेंट करवाई जा सके। तुम बार बार डिले करोगे तो एमएसएमई तो सफर करने वाला है आपकी वजह से, तो यहाँ पे बोल दिया 75% ऑफ अवॉर्डेड अमाउंट। अवॉर्डेड अमाउंट कितना था,
500 करोड़ रुपया, उसका निकाल लो 75%, वो 75% अब आपको बीच में रखना पड़ेगा। थोड़ा और इजी अगर करना है, मान लो 10 लाख रुपए थे जो बायर ने देने थे सेलर को, अब 75% बोल दिया तो अब 7.5 लाख वो अवॉर्डेड अमाउंट है, वो रखना पड़ेगा आपको वहां पर, क्योंकि आप बार बार डिले कर रहे हो, तो सामने वाला सफर कर रहा है। तो इसको अब ऐड कर दिया गया है इस नए वाले एक्ट के अंदर। ये प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐड करा गया है कि अवॉर्डेड अमाउंट इज 75% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट, क्योंकि दोनों ही सफर नहीं करने चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, वो कंपनी भी चल रही है, एमएसएमई भी चल रहा है, पर पैसा देना मैंडेटरी था वहां पर, तो 75% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट। इसके अलावा ऊपर जो लिखे हुए हैं चीजें, एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड, कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, तो सेटलमेंट कंडक्ट करवाई जाएगी। अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है कि पैसा तो अट गया है आपने जो डिस्प्यूट था वो भी रिजॉल्व करवा दिया, पर रिजॉल्व करवाने के बाद जरूरी क्या है कि पैसा क्या रिकवर हो पाया या नहीं हो पाया। आप तो बोल के चले गए कि ये पैसा दे देगा इस तारीख को, इरा भी चलेगी बोल के, सजेशन देके चलेगी, आर्बिट्रेटर तान्या आई हुई थी ये भी बोल के चलेगी, पर क्या वो जो आदित्य ने चीजें बेचनी थी उपेंद्र को, उसके लिए ये पैसा रिकवर कर पाया या नहीं, तो उसी वजह से क्या किया, 75% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट इंक्लूड कर दिए गए। ये तो रखना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब बार बार खींचोगे नहीं अपनी जो डेडलाइन है कि अब अगले 26, तो वो भी रिड्यूस होगा, और इससे अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करी जाएगी। पूरा नहीं लिखा जाता कभी भी, कुछ लमसम अमाउंट ऑफ परसेंटेज ही होता है, ठीक है, ये रूल्स होते हैं। इसके बाद बीआईएस का मेंशन भी करा होगा यहाँ पर कहीं पे, बीआईएस आप अपने एंड से पढ़ लेना। बीआईएस है आपके पास, दैट इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का आ गया, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हार्मनी बनी रहे, पैसे का जो लेन देन है वो ठीक से चलता रहे, तो उनको कोऑर्डिनेट करवाता है। तो हर एक बैंक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं, उसी के दायरे में सारी कंट्रीज काम कर रही होती हैं। तो उसमें हम बीआईएस, जिसके हेडक्वार्टर है एट बेसल स्विट्जरलैंड में है, तो उसी के फॉलो करने की ट्राई करते हैं। मतलब उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया एक कि अगर बहुत अच्छी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपको करनी है, ये रूल्स फॉलो करवाओ, अपने बिजनेस होल्डर से भी, अपनी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है उनसे भी, सबसे ये वाले फॉलो करवाओ। तो उन्हीं चीजों को हम इंश्योर करने की ट्राई करते हैं अपने बिल्स के माध्यम से। और ट्रेड क्या आ गया, आरबीआई रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो एक डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करता है। फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग एमएसएमई इनवॉइसेस थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियर्स, बड़े सारे फाइनेंशियर आते हैं जो कि याद करना जरूरी नहीं है। ये देखो लिखा था ना शुरू में पर्पस, वर्किंग कैपिटल, वही तो डिस्टर्ब हुआ था, तो उसी को इंश्योर करने के लिए ट्रेड्स का एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो कन्वर्ट अनपेड इनवॉइसेस इनटू इमीडिएट वर्किंग कैपिटल, पता लग गया ट्रेड्स पर आपने लिख दिया कि ये वाला अनपेड इनवॉइस है जो अभी हमें सीपीएससी पे करेगी, तो आपने लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, डन ये वाला डिस्काउंटिंग सिस्टम। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये वाला, बट इंपॉर्टेंट भी था फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई के ऊपर सवाल आता है, वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा कि 26 के अंदर जैसे ये इंप्लीमेंटेशन हुई थी। सिग्निफिकेंस आई थिंक क्लियर है, डिलेड पेमेंट की वजह से वो जो वर्किंग कैपिटल है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला ये सारी जो एडिशंस करी गई, तो वही है। ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर हुई, और ऊपर से डिस्प्यूट आप लंबा नहीं खींच पाए, क्यों, क्योंकि वहां पे अवॉर्डेड जो अमाउंट था या अवार्ड था वो ऐड कर दिया गया। अब कितना कर दिया, 75% ऑफ द टोटल अवॉर्डेड मनी। तो अगर 10 लाख रुपया था तो 75% उसका निकालो, 7.5 लाख आपको रखना पड़ा रिकवरी के लिए। बोला ना ऊपर की, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तो सुलह करवा के चले गए पर सामने वाला क्या रिकवर कर पाया पैसा अपना, तो वो क्वेश्चन मार्क था। तो इसी वजह से बोला 75% तो मस्ट है, मैंडेटरी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन जो इस एक्ट के अंदर हुई।